जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स पेपर के बारे में। दोस्तों, इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ये आज 5वां वीडियो है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो के लास्ट में ये बताया है कि जो ये 2023 का पेपर है दोस्तों, उसमें कितना सवाल, कितना क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो दोस्तों, 2023 का पेपर सॉल्व कराने का मतलब मेरा ये है, इससे आपको ये आइडिया होगा कि दोस्तों यूपी पीसीएस में सवाल कैसे पूछा जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ये पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जाता है। तीसरी चीज़ पता चलेगा कि दोस्तों करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल होता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना, जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है, जैसे 2023 में, 2022, 2021, 2020 जो ये पेपर होता है दोस्तों, उसमें 2-3 चीज़ बहुत खास बात होती है, जैसे कि पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ठीक है। ये सब बेटा, और ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट चेंज तो होते नहीं, जैसा आप सभी को पता है। ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ये सब सवाल एक ही होता है, बस पूछे जाने का ढंग और तरीका बदल जाता है। इसलिए हर टीचर, हर इंसान ये कहता है, जब भी आप कोई एग्जाम दें तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करें। इससे आपको आइडिया मिलता है कि सवाल पूछा क्या जाता है, और काफ़ी हद तक सवाल वहाँ से फंस जाता है। इसलिए दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल होता है सवाल नंबर 95। इससे पहले सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए हैं, 94 तक सवाल हो चुका है। सवाल नंबर 95 दोस्तों पूछा गया कि संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, 95 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 1 ये वाला, पॉइंट नंबर 2 दोनों सही। इसका मतलब ये है दोस्तों कि संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, ठीक है। ये चीज़ मालूम होना चाहिए। सवाल नंबर 96 में है। इससे पूछा गया है कि सिवाना, समुद्र एवं कलपक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा सवाल है। तो दोस्तों 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए, ठीक है। यहाँ अगला सवाल है सवाल नंबर 97। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ना तो एक सही है ना तो 2, यानी दोनों पॉइंट जो है गलत हो जाता है संघ वित्त आयोग के संदर्भ में, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ध्यान से सुनना। संघ वित्त आयोग का गठन दोस्तों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि अब देखो यहाँ पर इस सवाल में क्या पूछा गया 2023 में, ठीक है। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सही है। एक सवाल आ चुका ना संघ वित्त आयोग के बारे में। अब ऐसा तो है नहीं कि संघ वित्त आयोग के बारे में कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। अब क्या पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि संघ वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद के अंदर आते हैं। तो ये सब चीज़ें होता है दोस्तों, टॉपिक वही होता है, बस सवाल पूछे जाने का ढंग अलग अलग हो जाता है। अब ध्यान सुनना इसके बारे में कि संघ वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। संघ वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अब दोस्तों बात करेंगे सवाल नंबर 98 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ। अब देखो दोस्तों, ये क्या हो गया, ये है आपका करंट अफेयर का सवाल, और ये क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं, भारतीय इंडियन पॉलिटी का सवाल है। अब मैं लास्ट में वीडियो के बताऊंगा कितना सवाल जो है हम लोगों ने किया, कितने सवाल में कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल हम लोगों ने मतलब उसको अटेम्प्ट किया, कितना सवाल पूछा गया कौन से सब्जेक्ट से, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहना। अब 98 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर नहीं दिख रहा हो ऑप्शन नंबर सी तो मैं बोल दे रहा हूँ, सी में लिखा है तुमकुर, जो कि कर्नाटक में, ठीक है। तो ध्यान देना। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन जो है दोस्तों तुमकुर, जो कि कर्नाटक में किया था, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की योजना है कि आने वाले 20 साल में यहाँ पर 1000 से अधिक हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करके 4 लाख करोड़ का बिजनेस किया जाए, ठीक है। तो आपको इतना कुछ मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 99 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 दोनों पॉइंट सही। यानी कि क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम की अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है।
सवाल नंबर 100 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण। अब ध्यान से सुनना, पर्यावरण का संरक्षण करना नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48 का तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का भाग है। अब ध्यान सुनना, जो ये दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ना पर्यावरण का संरक्षण, ये दोस्तों नीति निर्देशक तत्व का जो अनुच्छेद नंबर 48 का है, ये उसमें भी आता है, मौलिक और कर्तव्य में भी आता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जा रहा है सवाल, तो ये चीज़ ध्यान देना, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब ध्यान सुनना, सामान्य नागरिक संहिता जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, उसके बारे में भी जान लो थोड़ा सा। इसके बारे में तो हम लोगों ने जान लिया बी कि उत्तर बी होगा, लेकिन डी में क्या लिखा है, सामान्य नागरिक संहिता, इसके बारे में जान लो ये क्या है। तो दोस्तों सामान्य नागरिक संहिता जो है ये अनुच्छेद 44 में आता है, ठीक है। तथा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है दोस्तों, ये अनुच्छेद नंबर 43 का में आता है, ठीक है। और जो ये दोनों है दोस्तों, ये केवल और केवल नीति निर्देशक तत्व के भाग हैं, ठीक है। क्या समझे आप? ये जो है दोस्तों बी वाला, ये नीति निर्देशक तत्व भी है और मौलिक कर्तव्य भी है, जबकि डी वाला और ए वाला जो है दोस्तों, ए जो मैंने बात किया डी और ये सिर्फ और सिर्फ नीति निर्देशक तत्व में शामिल, मतलब उसके पार्ट हैं, उसके भाग हैं, ना कि मौलिक कर्तव्य के। तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आसान सा ये सवाल है, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर दे देंगे। सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वैच्छिक समाज सेवा। जाहिर सी बात है, जहाँ स्वैच्छिक समाज सेवा आ जाएगा वहाँ लेन देन नहीं होगा, और जहाँ लेन देन नहीं होगा जाहिर सी बात है वो आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना या फिर योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित है? प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। नहीं, एक मिनट पूछो, एक मिनट बेटा, एक मिनट 102 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाला। मैंने ध्यान नहीं दिया, बी में मैंने ये वाला, यानी कि केवल एक सही है, यानी कि अनूठी उपहार योजना जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जबकि ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गया था, बी वाला होगा ना, तो मैंने बी ऑप्शन मैंने बोला तो मैंने गलती से इसको लगा दिया, बी मतलब यहाँ लिखा है ना, तो केवल 1 पॉइंट होगा, ठीक है। इसमें कहा गया दोस्तों सवाल नंबर 103 में कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो 103 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आलमगीरपुर, ठीक है। क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण आलमगीरपुर द्वारा किया जाता है, या उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 104 है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? 104 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। से बायोटेक्नोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड जो है दोस्तों, जो पानी होता है उसके द्वारा ये पता किया जाता है कि पानी कितना ज़्यादा गंदा है। प्रश्न नंबर 105 है, प्रश्न नंबर 105 है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। इसमें दोस्तों ये पूछा गया है कि भारत की प्रमुख नदियाँ व उनके उद्गम स्थलों को सुमिलित करना है। एक तरफ दिया गया दोस्तों नदी, एक तरफ दिया गया उद्गम स्थल, तो बताना है कौन से नदी का कौन सा उद्गम स्थल है। तो 106 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना। पहला क्या लिखा है? यमुना, इसका हो जाएगा यमुनोत्री, यानी ये वाला, एक मिनट जाओ। दूसरा है बी है कृष्णा, इसका संबंध हो जाएगा महाबलेश्वर। सी है गोदावरी, इसका संबंध हो जाएगा नासिक। डी है महानदी, इसका संबंध हो जाएगा माफ करिए शी हावा, ठीक है। प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही पूछा गया, ध्यान देना। एक तरफ दिया गया दोस्तों दर्रा, एक तरफ दिया गया रांची और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। क्या कहना है सवाल में, क्या पूछा है? कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 में से एक कोई सही होगा और 3 तो भाई अपने आप ही गलत हो जाएंगे। तो 107 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि नीति जो दोस्तों दर्रा है वह उत्तराखंड में स्थित, ये बात सही है। अच्छा, तो ये तो मालूम हो गया, चलिए इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ही लेते हैं भाई, कभी भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों माना दर्रा जो है, यहाँ पर क्या लिखा है? हिमाचल प्रदेश, जो कि गलत है। माना दर्रा भी दोस्तों उत्तराखंड में ही स्थित है, ठीक। यहाँ क्या लिखा है? दीफू, तो दोस्तों दीफू जो दर्रा है लद्दाख में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर क्या लिखा है डी में? आघिल, तो दोस्तों आघिल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ना होकर लद्दाख में स्थित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? 108 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुशीलन समिति, ठीक है, ए वाला। तो ध्यान सुनना बेटा कि दिल्ली में चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 को तत्कालीन वायसराय
लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया था। इसे दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। इसमें अनुशीलन समिति का हाथ था। इसमें राष्ट्र बिहारी बोस पर आरोप लगाया गया था। ठीक है, तो आपको इससे संबंधित इतना कुछ तो मालूम ही होना चाहिए। अगला सवाल प्रश्न नंबर 109 है, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 109 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोनों पॉइंट, यानी कि ये भी सही है। पहला पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यानी कि एक में क्या है, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, और 2 है जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। ठीक है, अब सवाल नंबर 10 क्या है, ध्यान देना। 10 नहीं, 110। एक तरफ लिखा हुआ दोस्तों सतत विकास लक्ष्य, और दूसरा दिया गया दोस्तों संबंधित। तो बताना है कौन सा किससे संबंधित है। अब 110 सवाल की बात करें तो पहला ऑप्शन आता है ए में क्या है, SDG 10, इसका संबंध हो जाएगा कहाँ है, 3 से। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था असमानताओं, लेकिन लिखा है असफलताओं, तो यहाँ पे होना चाहिए था असमानताओं, कोई बात नहीं, यहाँ होना चाहिए था असमानताओं, असमानता होना चाहिए, ये ना लिखा है, ध्यान देना, थोड़ा सा गलत हो गया, ये माँ पे बड़ा का मंत्र। बी है SDG 13, इसका संबंध हो जाएगा जलवायु क्रिया से। सी है SDG 14, इसका संबंध हो जाएगा पानी के नीचे का जीवन। और डी है SDG 15, इसका संबंध हो जाएगा जमीन पर जीवन। ठीक है, इस सवाल में दोस्तों बात किया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित पूछा गया, कौन सा है, एक तरफ दिया गया दर्शन, एक तरफ दिया गया प्रचारक, तो सही सुमेलित हो जाएगा बी न्याय, यानी न्याय का संबंध हो जाएगा गौतम से। इसका मतलब ये सही है, बाकी ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा गलत। अच्छा, अगर तीनों ऑप्शन गलत है तो इसका कभी पूछ ले तो सही उत्तर तो मालूम ही होना चाहिए ना, मान लो कभी पूछ ले तो ध्यान देना। यहाँ पर पहले हम क्या दिया गया, पहले लिखा गया है वैशिष्का। ठीक है, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों कड़ाद से, लिख देता हूँ कड़ाद। ठीक, दूसरा सी क्या लिखा है, सी में लिखा है मीमांसा, इसका संबंध हो जाएगा जेमिनी से। ठीक है, लिख देता हूँ। ठीक, सी है उत्तर मीमांसा, इसका संबंध हो जाएगा व्यास से। ठीक है, ना कि व्यास होगा, ना कि कपिल से। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 112 कि खरीदादार कौन होता है। तो 112 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फरमानों को भेजने वाला अधिकारी को क्या कहते हैं, खरीदादार। ठीक है, सवाल नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। तो 113 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवप्रयाग। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, कभी पूछ ले कि अगर ये तो मालूम हो गया कि अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं, देवप्रयाग। अच्छा, कभी ये पूछ ले दोस्तों कि विष्णु प्रयाग किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धौली गंगा। हर प्रयाग में आपको एक नाम मिलेगा कॉमन, वो है माफ करिए अलकनंदा कॉमन रहेगा, बाकी सब में एक नदी चेंज रहेगा। जैसे इसमें क्या है धौली गंगा और साथ ही साथ अलकनंदा, तो ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, विष्णु प्रयाग। इसी तरह रुद्रप्रयाग का हो जाएगा मंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है, तो ये सब मालूम होना चाहिए। 14 है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी। तो 114 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि गुन्नार, एक मिनट का क्या था, हाँ डी था गुन्नार मीडर्ल। प्रश्न नंबर 115 रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो 115 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सतत विकास से। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रियो शिखर सम्मेलन जो है 1992 का एजेंडा 21 जो है सतत विकास संबंधित है, या एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना थी, या ब्राजील में वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में अपनाई गई थी। ठीक है, सवाल नंबर 116 है केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 116 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सब्सिडी जो है दोस्तों ये 9% था, ये बात सही है। ठीक है, जबकि क्या पूछा गया है, कौन सा, माफ़ करिए गलती हो जाता है यार, पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ सही नहीं में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाला, यानी कि 9% जो है नहीं होगा। यहाँ पे होना चाहिए था 7%, ना कि 9, यहाँ 7% होता, तो ये जो है गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 लिखा है, 9 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 7। अगला सवाल, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कर निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया। तो प्रश्न नंबर 117 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1974। ठीक है, अगला सवाल है मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 4। ठीक है, तो मानव हृदय 4 चैम्बर से का बना होता है। ऊपर के 2 चैम्बर्स अलिंद तथा नीचे के 2 चैम्बर्स को निलय कहते हैं। क्या कहते हैं, निलय, लिख देता हूँ, निलय कहते हैं। ठीक है, निलय की
दीवारें जो है आलिंद की दीवारों की अपेक्षा मोटी भित्ति की होती है। ठीक है, तो इतना मालूम होना चाहिए। अगला सवाल 119 में है, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? 119 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी आकर आप सबको ना दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ, डी में लिखा है डोनोत्स। क्या हो जाएगा? डोनोत्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा एक मिनट जाइए, माफ करिए, डोनेट्स्क। डोनेट्स्क, ठीक है, डोनेट्स्क। ठीक है, समझ में आया? ये चीज़ होगा डी वाला, अगर ना दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ। अब आ जाइए अगले सवाल में। यहाँ पूछा गया है कि भारत में G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 120 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों पॉइंट। यानी कि प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियाँ वाला कमल था, ये बात सही है, मतलब है या था, एक ही बात हुआ। दो में है कि प्रत्येक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, 121 में है कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 121 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 2 दोनों पॉइंट सही। इसका मतलब क्या हुआ? पुराणों के संदर्भ में दोनों पॉइंट सही होगा, यानी कि विष्णु पुराण में, मतलब विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ठीक है, आगे आइए। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि एक मिनट, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि INS वागीर। ठीक है, क्या हो जाएगा? INS वागीर। ठीक है, पीछे ध्यान देना, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि जनवरी 2023 में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस श्रेणी की ये 5वीं पनडुब्बी है जिसे नौसेना में शामिल किया गया। और इससे पहले दोस्तों कलवरी, खडेरी, करंज और वेला को पहले ही नौसेना में शामिल किया जा चुका है, ये चीज़ मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पूछा गया नहीं, तो ध्यान देना, मैं अक्सर भूल जाता हूँ यार यहाँ पर। 123 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1 मिनट। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है। जो ये बात है जो ना ग्राम सभा के बारे में, ये चीज़ सत्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये सत्य नहीं होगा तो इसका जाहिर सी बात है कि ये सी और डी अपने आप ही सत्य हो जाएगा। ए में क्या है? इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होता है। सी में क्या है? यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायतों के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और इसमें तो डी में है ही, एक और सी। 124 है, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? 124 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 149 जो है रेलवे स्टेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जान लो कि ग्राम सभा की शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम द्वारा होता है, जो कि ये अनुच्छेद जो है 243 जी के तहत ये चीज़ 243 जी में आता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने इतने सवाल के बारे में बात किया, मतलब सवाल नंबर हम लोगों ने स्टार्ट किया 95 से स्टार्ट किया, 124 तक आए। ठीक है, 124 सवाल तक आए, 95 से हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो टोटल हम लोगों ने कितना सवाल किया? पहले यहाँ देखो, मैं हर चीज़ आपके सामने ही कर रहा हूँ। 14 में से 5 गया, कितना बच्चा? 9। समझ में आया? 11, 2, 29 सवाल हम लोगों ने किया। कितना सवाल किया? 29। अब आइए देखते हैं कि 29 सवालों में से कितना सवाल पॉलिटी का है, कितना हिस्ट्री का, कितना जो कुछ भी, मुझे भी नहीं पता। अब तो आपके सामने मैं काउंट करूंगा और उसको लिखूंगा, बताऊंगा। आ जाइए, इसको काउंट किया जाए। 95 से स्टार्ट हुआ है सवाल आपका। अब पहला सवाल क्या है? संसद के सचिवालय में पदों, ये हो जाएगा आपका पॉलिटी। ठीक, सिवाना समुद्र एवं कल्प, ये हो जाएगा आपका जियोग्राफी संबंधित है। तो आपको पहले ही पहला सवाल मिल गया पॉलिटी और दूसरा मिल गया जियोग्राफी। ठीक, आगे आ जाइए। यहाँ पर 97 वाला सवाल है पॉलिटी है, 98 वाला सवाल है आपका करंट अफेयर। ठीक है, 99 खनिज संपदा रियासत, ये हो जाएगा आपका जियोग्राफी। 100 में क्या, कौन सा प्रॉब्लम नीति तत्वों को, ये हो जाएगा आपका पॉलिटी। माफ़ करिए, 99 जियोग्राफी और 100 वाला पॉलिटी है। 101 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं, ये हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स। चलो, इकोनॉमिक का बहुत कम सवाल पूछा जाता है भाई इसमें। हम लोगों ने जितना भी 2023 का पेपर किया, काफ़ी कम मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका करंट अफेयर। देखो, मैं करंट अफेयर और UPG के एक साथ ही लेके चल रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, 103 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति, ये हो जाएगा आपका हिस्ट्री है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, अगला है 104 में बायोटेक्नोलॉजी डिमांड, ये आपका 2 चीज़ में आता है। 2 चीज़ में
इन्वायरमेंट तो फिलहाल आता ही आता है, तो इसको इन्वायरमेंट में ही डाल देते हैं। कभी कभी ज्योग्राफी से भी संबंधित ये है, थोड़ा बहुत साइंस से भी संबंधित है, तो इसको लेकर हम लोग इन्वायरमेंट में ही लेके चलते हैं विशेषकर। 105 में है रेगिस्तान में आवास वाले जानवर, इसको ये है आपका ज्योग्राफी संबंधित। अगला सवाल क्या है, ये भी आपका ज्योग्राफी संबंधित है। 107 में क्या है, ये भी ज्योग्राफी है। 108 में क्या है, कौन सा गठन वायसराय, ये आपका हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, ठीक। 109 क्या है, आर्थिक विकास मानव संसाधन योगदान में आर्थिक विकास। देखो ये ज्योग्राफी का भी है, क्योंकि ज्योग्राफी में एक पार्ट होता है ना, उसमें भी ये पूछा जाता है, और इकोनॉमिक्स से भी है, तो इसको हम डाल देते हैं इकोनॉमिक में, ठीक है। और ये वाला जो है सवाल नंबर 110 ये आता है इन्वायरमेंट में, ठीक। 111 में क्या है, निम्नलिखित में योग दर्शन वैश्विक मतदान, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री में डाल देता हूँ इसको। 112 में क्या है, खरीदार कौन होता है, फरमानशाही प्रधान, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री में है। 113 में क्या है, निम्नलिखित आनंद भाग, ये आपका ज्योग्राफी में है। 114 में क्या, द चैलेंज ऑफ, इसको भी मैं, देखो जो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं ना, जैसे कि जो करंट हो यूपीजी के, और जो थोड़ा हल्का सा डिफरेंट सवाल हो, जैसे कि कौन सी बुक का कौन सा है, ये सब टाइप का, तो उसको मैं करंट से ही संबंधित में रखता हूँ, इसलिए क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वो थोड़ा वो जब न्यूज़ में होता है ना, हल्का फुल्का उसका न्यूज़ होता है, तो ही वो सवाल पूछे जाते हैं, तो ये करंट में ही मैं रखता हूँ। सवाल नंबर 115 ये आपका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों में, लेकिन इसको मैं लेके चलूँगा इन्वायरमेंट में। सवाल नंबर 116 में ये जाएगा आपका करंट अफेयर में। 117 है रोकथाम, ये आपका 2 में आता है, लेकिन इसको ले जाएंगे इन्वायरमेंट में। 118 जाएगा आपका साइंस में। 119 में क्या है, यूक्रेन में कोयला उत्पादक, ये आपका जाएगा ज्योग्राफी में। और 120 जाएगा आपका करंट अफेयर में। 121 में क्या, प्रौढ़, ये आपका जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। 22 में क्या है, निम्नलिखित में स्कॉट पनडुब्बी, ये आपका जाएगा करंट अफेयर में। 123 क्या है, ग्राम सभा, ये आपका जाएगा पॉलिटी में। 124 क्या है, यह करंट अफेयर में, ठीक है। ये हो गया पूरा, हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक। अब आइए जानते हैं कि 29 सवाल हम लोगों ने किया, उसमें से क्या क्या। पहले बात करेंगे पॉलिटी के दोस्तों, सिर्फ 4 सवाल पूछा गया इसमें, और हिस्ट्री इस बार थोड़ा ज़्यादा है, हिस्ट्री में 5 सवाल पूछा गया है, और करंट अफेयर हमेशा की तरह ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 सवाल पूछा गया है। इससे पहले वाली वीडियो में तो बहुत सारा करंट अफेयर था। इन्वायरमेंट का 4 सवाल है, इन्वायरमेंट कितने सवाल हैं, 4। और साइंस के हैं आपके 1 सवाल। साइंस का 1 सवाल इसलिए है क्योंकि साइंस और इन्वायरमेंट का कई सारे टॉपिक एक ही जैसे होते हैं। ज्योग्राफी का इस बार बहुत सारा आया, इससे पहले इतना नहीं आता था। 1 2 3 4 5 6 7 सवाल आ चुका है ज्योग्राफी से संबंधित, और इकोनॉमिक्स 2 आया है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा कौन सा सवाल आया है, करंट अफेयर और ज्योग्राफी इस बार पूछा गया है। यानी 29 सवाल हम लोगों ने किया, तो 14 सवाल सिर्फ करंट अफेयर और ज्योग्राफी से संबंधित है, ठीक है। और उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक साइंस। तो ये है दोस्तों रेशियो, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।